हाय एवरीवन, आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्व। ये कक्षा 12वीं का टॉपिक है। आइए हम जानते हैं कि डी ब्लॉक का तत्व क्या है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं और इनको डी ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। तो यदि हम आवर्त सारणी की बात करें तो सामान्य रूप से हमारा जो आवर्त सारणी है वो इस तरीके से दिखाई देता है। ये हो गया पहला और दूसरा वर्ग, उसके बाद ये 3 से 12 तक का, और इसके बाद ये 18वां, और ये ऐसे, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 14 तत्वों का 2 लाइन हमारा होता है। तो इस तरीके से हमारा आवर्त सारणी दिखता है। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो जाता है, पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये 3 होता है तीसरा, और ये 12वां होता है। मतलब 3 से पूरा 12 तक 10 ग्रुप पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ से 13 और ये पूरा 18 था, 13 से 18 तक। तो यदि मैं बात करूँ डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो हमारे इसमें होते हैं। ये हमारा पी वाला होता है और ये हमारा एस वाला होता है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वास्तव में किन के बीच में पाए जाते हैं? एस और पी के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। और जो डी के गुण होते हैं वो क्या होते हैं? एस की अपेक्षा वो थोड़े से कम धात्विक गुण वाले होते हैं। अब यदि हम इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें और इनको डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं इसकी बात करें, तो डी ब्लॉक का अर्थ है कि इनका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते रहेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। इस कारण इनको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता है: n-1 डी 1 to 10, अर्थात डी में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और NS 1 2। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे मान लो मैं स्कैंडियम लिया, एटॉमिक नंबर इसका 21 होता है, और इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d1। चूँकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा तो इसका इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में चला गया। अब जरूरी नहीं है कि डी का एक ही रहे, मतलब डी में 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब जो आखिरी जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन डी में रहने चाहिए, तब हम बोलेंगे इसको डी ब्लॉक के तत्व। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब यदि हम बात करें कि इनको संक्रमण तत्व या जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं वो क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण ये रहता है कि इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, चाहे उनका मूल अवस्था मतलब बिना आयन के फॉर्म में, या फिर सामान्य इनका ऑक्सीकरण अवस्था, अर्थात वह ऑक्सीकरण अवस्था जिसमें वो क्या रहे? स्टेबल रहे या स्थायी रहे। तो उस टाइप की जब ऑक्सीकरण अवस्थाओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि डी कक्षक हमारे, अर्थात डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरे हो, अपूर्ण रूप से भरे हो का अर्थ है कि पूरा डी ना भरे, उसमें कुछ ना कुछ खाली रहे। कब? जब वो अपना सामान्य अवस्था में अर्थात मूल अवस्था में रहे, या फिर सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में। मूल अवस्था का अर्थ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये है हमारा आयरन, और आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26। यदि मैं इनके आउटर अर्थात लास्ट ऑर्बिट की बात करूँ तो ऐसे लिखा जाता है इसको 3d6 और ये 4s2। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लेते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? n-1 डी 1 to 10 और ns 1 या 2। तो ns 1 या 2 का अर्थ है कि यदि मैं इसी स्कैंडियम को, ये तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा हूँ ये ऊर्जा के फॉर्म में लिखा हूँ, अर्थात एनर्जी के बढ़ते क्रम में या इंक्रीजिंग आर्डर में आप के रूल के हिसाब से। यदि इन्हीं को मैं इनके ऑर्बिट के हिसाब से लिखूँ तो इस तरीके से लिखा जाएगा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये जो 3 वाला है ना वो यहाँ पास में आ जाएगा, 3d1। क्यों? क्योंकि ये सामने 3 लिखा है, इस कारण इसको हम लोग तीसरा ऑर्बिट बोलेंगे या तीसरा कक्षा बोलेंगे। और ये हमारा ऑर्बिट के फॉर्म में आप फिर बोल सकते हैं त्रिज्या या रेडियस के फॉर्म में बना दिया गया। ठीक है। और ये 4s हमारा लास्ट में। ठीक, तो ये हमारा किस में हो गया? साइज के हिसाब से बोल सकते हैं या फिर किसके हिसाब से? रेडियस के हिसाब से जमाने पर, अर्थात इनको ऑर्बिट के फॉर्म में जब जमाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इसी में देखिए ये 3d1 4s2 4s, ये n का अर्थ यहाँ पे है लास्ट जो ऑर्बिटल जो रहेगा उसका n का मान, n अर्थात यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या होता है या फिर क्वांटम संख्या बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस केस में यदि मैं देखूँ तो n का मान इसके लिए, किसके लिए? स्कैंडियम के लिए n का मान 4 है, और ये n-1 अर्थात 4-1 करूँगा तो d कितना हो जाएगा? 3d। तो ये वाला जो हमारा 3d है वो ये 4s। मतलब इस तरीके से कि इसी सूत्र में यदि मैं लिखूँ n की जगह 4 तो 4s हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 4-1 और ये क्या कर दूँ? d। तो इस तरीके से 4 में से गया कितना? 3d, और ये 4s। तो 4s में इसका कितना आ रहा है? 2, और 3d में कितना आ रहा है? 1। तो इस तरीके से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है वो रहता है वास्तव में n-1 डी 1 to 10 ns
1 से 2 तक। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का दोनों तरीका याद रखना है। एक तो एनर्जी के फॉर्म में बढ़ते हुए क्रम में अबोव नियम के हिसाब से, दूसरा इनको आपको ऑर्बिट के फॉर्म में ऐसे लिखना भी है, अर्थात जितने में 3 लिखा है उसको एक साथ सेट बना लेंगे, जितने में 2 है उसको एक साथ, 1 वाले को एक साथ और 4 वाले को एक साथ। ये वास्तव में हमारे ऑर्बिट है, जैसे इसको के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, और ये 3 लिखा है मतलब एम हो गया, और ये 4 लिखा है मतलब एन। और इन्हीं को आपने जो छोटे कक्षाएं हैं उसमें ऐसा पढ़ा होगा, बोर वाले नियम में ऐसा दूसरा तीसरा चौथा, तो ये वही है, ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। तो एन से निकलेगा जब भी इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइप से आपको सीखना है। इनके यदि मैं संक्रमण तत्व होने की बात करूं तो संक्रमण तत्व इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो डी है वो कंप्लीट रूप से भरा नहीं रहता, चाहे वो मूल अवस्था में रहे या फिर वो अपने सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में। जैसे मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d और 4s का, तो इस तरीके से लिखा जाता है 3d6 और 4s2, मतलब बाकी जो आगे के हैं वो क्या रहेंगे, 3p6 तक एक जैसे रहेंगे, 1s से 3p6 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी में टोटल 10 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, 6 है, तो बाकी जो 4 हमारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर मतलब ऐसे देखिए ये डी के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 4 एम्पेयर मिल गया मुझे। इस कारण इसको हम लोग संक्रमण तत्व कर रहे हैं। ये तो इसका मूल अवस्था में हो गया। इसके यदि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूँ तो +2 लिखा है, तो 2 यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3d6। अब भी ये क्या है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और डी अपूर्ण रूप से भरा है अर्थात कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। इस कारण इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, संक्रमण तत्व। मतलब कंडीशन ये है कि ये अपने मूल अवस्था में ऐसे या फिर आयन के फॉर्म में, दोनों में से किसी एक अवस्था में जो इसका डी है वो इनकम्प्लीट रूप से भरा रहे, कंप्लीटली ना भरा रहे, तब हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। और यदि कंप्लीट भर जाएगा दोनों अवस्था में, अर्थात सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी और उस ये सामान्य जो मूल अवस्था है उसमें भी, तो हम लोग उसको संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। जैसे एक और उदाहरण ले रहा हूँ मैं यदि कॉपर का लूँ 29 होता है, तो लास्ट वाला इसका स्थिति बनता है 3d10 4s1। तो देखिए ये वाले में तो डी कंप्लीट भरा है, लेकिन यदि मैं इसी में कॉपर का जो स्थायी अवस्था वाला बोल सकते हैं इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 वाला, इस अवस्था में यदि मैं देखूँ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यह हो जाएगा 3d9 और 4s0, मतलब एक यहाँ से गया और एक यहाँ से। चूँकि यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, इस कारण अब देखिए यहाँ पे तो लेकिन अनपेयर नहीं है, किसमें, डी में, लेकिन यहाँ डी आधा अधूरा भरा है अर्थात कंप्लीटली नहीं भरा है। इस कारण हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, संक्रमण तत्व बोल रहे हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि संक्रमण तत्व कब बोलेंगे। और इसके अलावा ये डी ब्लॉक का भी है, मतलब हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सारे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो संक्रमण तत्व नहीं हो सकते, लेकिन सारे संक्रमण तत्व किसके, डी ब्लॉक के तत्व हो सकते हैं। ठीक, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब एक और स्टेटमेंट है, देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी ये संक्रमण तत्व नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जिंक का यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 30, तो ये होता है 3d10 और 4s2। अब देखिए डी इसमें कंप्लीट भरा है, ये तो इसका मूल अवस्था था, लेकिन साथ में यदि मैं जिंक का +2 फॉर्म में देखूँ, +2 मतलब इसके आयन के फॉर्म में, जिसको सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बोल रहे हैं, तो इसमें हो जाता है ये 3d10 और 4s0। देखो दोनों में डी कंप्लीट भरा है अर्थात इनकम्प्लीट नहीं है। बाकी जैसे इनके में, जैसे यहाँ डी कंप्लीट था लेकिन अगले वाले इसके आयन के फॉर्म में इनकम्प्लीट था, इसके लिए कॉपर को हम लोग संक्रमण बोल रहे हैं। और वैसे ही आयरन वाले में आयरन वाले को भी हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रमण, क्योंकि यहाँ डी कंप्लीट भरा हुआ नहीं है। संक्रमण तत्व मतलब दोनों कंडीशन है, या तो वो अपने मूल अवस्था में या फिर सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों में से किसी एक अवस्था में डी इनकम्प्लीट भरा रहे अर्थात पूरा ना भरा रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे संक्रमण तत्व। और यदि दोनों में पूरा भरा रहता है जैसे इसके केस में, तो इसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। अब संक्रमण तत्व क्यों बोल रहे हैं इसका कारण से, तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे हमको जो डी ब्लॉक है और डी जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसे 5 भागों में, और वहाँ पे लिगेंड एक शब्द आएगा, तो उस हिसाब से जब लिगेंड का प्रभाव पड़ेगा तो जो हमारा डी ऑर्बिटल है ना वो इस तरीके से ऐसे टूट जाता है। अब सोचिए इसमें मान लो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है अनपेयर अर्थात कंप्लीट डी नहीं भरा है हमारा, तो कंप्लीट जब डी नहीं भरा रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ नीचे में भरा जाएगा। ये हमारे एनर्जी का ऊपर इंक्रीजिंग आर्डर है, तो ये भी डी है। इसी में से जो ये 3 था ना वो डी, इसको T2G बोलते हैं, और ये वाला EG, ये जो बात का x² y² और z² वाला है वो वाला डी है। तो इस होता क्या है, जब लाइट पड़ता है या फिर जब गर्मी देते हैं, ताप देते हैं डी ब्लॉक के जो भी तत्व कंपाउंड रहते हैं उनको, तो जब उनका जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहे अर्थात अनपेयर रहे या अपूर्ण रूप से भरा रहता है, तो ये जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर ऊपर चले जाते हैं इस अवस्था में। मतलब डी से किस में जा रहे हैं, डी में। ये भी डी कक्षक है और ये भी हमारा क्या है, डी कक्षक। जो ये हमारा 5 ऑर्बिटल था ना वही 3 और 2 भाग में टूट गया। तो जब गर्मी पाएगा मतलब ऊर्जा मिलेगा तो वो इस यहाँ से कम ऊर्जा से कूद कर ऊपर चला जाएगा, और ये जब ऊपर से वापस आएगा तो ये जो गर्मी अवशोषित किया है उसको ये
बाहर लाइट के फॉर्म में छोड़ेगा। इस कारण जो डी कक्षक वाले जो भी कंपाउंड होते हैं वो कलर शो करते हैं, अर्थात रंगीन दिखते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात डी से डी में चला गया कूद के, तो इस प्रक्रिया को वास्तव में ट्रांजिशन कहा जाता है। इसी वजह से जो टी कक्षक है उनको अपूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, इनकम्प्लीटली भरा होना चाहिए। यदि ये कंप्लीट भरे रहेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहाँ और वहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकेंगे। अर्थात डी डी जो ट्रांजिशन है, डी डी संक्रमण या डी डी ट्रांजिशन, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसी कारण जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, उनको डी ब्लॉक का तो मानते हैं, लेकिन इसको संक्रमण तत्व नहीं मानते। संक्रमण तत्व, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। डी ब्लॉक को इसको मानेंगे और संक्रमण तत्व इनको नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन चाहे मूल अवस्था रहे या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पूरे भरे हुए हैं। लेकिन बाकी जो केस हैं उसमें मान लो मूल अवस्था में भरा है, लेकिन जो इसका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था वाला डी है उसमें तो वो नहीं भरा है। इस कारण हम लोग इनको संक्रमण तत्व मान रहे हैं। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तो हो सकते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक वाले संक्रमण तत्व नहीं हो सकते। जैसे ये डी ब्लॉक का है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, ये डी ब्लॉक है और संक्रमण तत्व भी है, और ये भी क्या है, डी ब्लॉक वाला है। डी ब्लॉक का अर्थ है सीधा सा अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए। तो सभी जो डी वाले हैं उनके सबके इलेक्ट्रॉन वैसे जाएंगे, लेकिन संक्रमण तत्व तभी बोलेंगे जब उनके मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो। कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अर्थात 9 में टोटल 10 में से 9 तो रहे लेकिन एक खाली रहे, या फिर कुछ न कुछ जो डी में खाली जगह है वो उपलब्ध रहे। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बनता है। जिंक, कैडमियम, Hg संक्रमण तत्व नहीं है, तो इसका कारण यही है। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, इनको कितने श्रेणी में बांटा गया है, फिर उनके गुण पढ़ेंगे। पहले तो हम देखते हैं अब डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। डी ब्लॉक तत्व 4 भागों में बांटे गए हैं, और यदि आवर्त सारणी में इनकी बात करें तो आवर्त सारणी हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे इस तरीके से। ये हमारा जो लाइन रहता है ये डी ब्लॉक का रहता है। डी ब्लॉक, इसमें ये जो पहला रहता है इसको 3D श्रेणी बोलते हैं। इसके बाद ये वाला जो रहता है उसको 4D, इसको 5D, और नीचे वाले को 6D। यहाँ से एक और लाइन यहाँ पे कट के आता है, इसको बोलते हैं लेंथेनाइट, क्योंकि लेंथेनम के बाद आया हुआ है, ए ब्लॉक का तत्व है वो। और इसके नीचे जो ये है मतलब 6D वाला श्रेणी का, यहाँ से कट के एक और लाइन आया है, इसको एक्टिनाइट बोलते हैं, क्योंकि वो एक्टिनियम के बाद का तत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 3D, 4D, 5D, 6D। यदि पहला संक्रमण श्रेणी की बात करूँ, 3D क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहे हैं, 3D ऑर्बिटल में। वैसे 4D वाले में 4D ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहे हैं, 5D वाले में 5D में प्रवेश कर रहे हैं, और 6D में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका लिखा गया है तो 6D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अर्थात 6वां नंबर का डी वाले ऑर्बिटल में। ठीक, ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है जिसको 3D बोलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, और इनको पूरा याद करना है। जैसे स्कैंडियम के बाद पूरा 10 तक याद करना है। स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम आता है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, निकिल, और ये जिंक। ऐसे क्रम से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीखना है आपको। और इसमें स्पेशली क्रोमियम जो होता है, और एक छूट गया है, निकिल के बाद कापर आता है, कापर, जिंक, और ये कापर। क्रोमियम और कॉपर का स्पेशली होता है क्योंकि वो अपवाद शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में, वो आप बाव के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस इंडियम से जिंक तक पहला संक्रमण श्रेणी। दूसरा है याट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक, मतलब ये है जो 4D श्रेणी बोल रहा हूँ वो, और ऊपर वाला इसका ठीक 3D श्रेणी है। तीसरा जो है हमारा तृतीय संक्रमण श्रेणी है 5D वाला 4D के ठीक नीचे में ये, और यहीं पर लेंथेनम है, और लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट स्टार्ट है। लेंथेनम 57, उसके बाद हाफनियम 72 से मरकरी 80 तक। अब बीच का देखिए 57 के बाद 58 से गायब है, तो लेंथेनम के बाद जो 58 है वो है सीरियम 58। सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71, इसको लेंथेनाइट बोलते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहा है। इनके गुण थोड़े से अलग हैं, थोड़े से अलग मतलब जब लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ जनरली क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से छोटा होना चाहिए इनमें वैसा छोटा नहीं होता है, कुछ अलग टाइप का होता है, और ऊपर से नीचे आने पर साइज़ बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके अलग गुण के कारण साइज़ तो शुरू में बड़ा रहता है, उसके बाद नीचे आने पर वो दो जो अलग अलग पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके साइज़ एक बराबर हो जाते हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है ए ब्लॉक वाले में। ये एफ वाला है दोनों, इसको लेंथेनाइट बोलते हैं और इसको बोलते हैं एक्टिनाइट्स। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। नेक्स्ट है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जिसको 6D बोलते हैं। 6D यहाँ पे है, 5D के बाद यहाँ पे पहला तत्व है एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद जो तत्व हैं मतलब 89 के बाद 90 वाले वो यहाँ से यहाँ पे नीचे रखे गए हैं, क्योंकि ये भी जैसे लेंथेनाइट लेंथेनम के बाद वाले तत्व हैं, ऐसे एक्टिनियम के बाद के एक्टिनाइट कहलाते हैं, वो नीचे रखे गए हैं। एक एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम 104 और सेंचुरियम CN 112। सेंचुरियम को UUB अन BM भी बोलते हैं, अन BM इसका IUPAC नाम है सेंचुरियम का।
वैसे ही इन सब का भी मतलब 100 से ऊपर वाले का IUPAC नाम रखा जा सकता है। जैसे इसको अनिल क्वाडियम बोलते हैं, क्वाड मतलब 4, नदर फोडिकम को स्पेशली। अब यदि 89 के बाद क्या आता है, थोरियम 90 आता है। थोरियम के से पूरा लारेंसियम 103 तक, इसको बोला जाता है एक्टिनाइट। एक्टिनाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनियम की बात किया तत्व है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि इसको कैसे पढ़ना है। अब इसमें देखिए, संक्रमण तत्वों में N-1D तथा NS कक्षक की ऊर्जा लगभग समान होती है। जनरली होता क्या है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो उसमें आउटर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जिसको वैलेंस सेल कहा जाता है, और उसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, लेकिन इनके केस में क्या होता है, डी वाले में स्पेशली, कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे मैं मान लो टाइटेनियम का लिखूँ 22, तो 1s² 2s² 2p6, 3s² 3p6, इसका जाएगा 3d2 और 4s2। तो ये वाला देखिए, इसका वैलेंस सेल है 4s2 वाला। लेकिन डी ब्लॉक वाले केस में क्या करते हैं, जो हमारा 3d रहता है और 4s, इनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर होती हैं। लगभग का अर्थ है 21-22 का अंतर। मान लो इसका 21 कैलोरी है तो उसका रहेगा 22 कैलोरी, या फिर इसका 22 है तो उसका 21 कैलोरी, लगभग बराबर रहते हैं। एकदम बराबर तो नहीं रहते, लेकिन लगभग मान लिया जाता है कि बराबर होते हैं। इस कारण जो भी इनमें बंध होंगे या बॉन्ड बनेंगे तो उसमें 3d और 4s दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब हम पीरियाडिक टेबल पे ऐसे लेफ्ट से राइट चलेंगे, इधर मतलब यहाँ से ऐसे, तो जनरली क्या होता है, साइज को छोटा होना चाहिए, अर्थात जो एटम का साइज है वो छोटा होना चाहिए। लेकिन चूंकि बंध में ये दोनों भाग लेते हैं, इस कारण इनके साइज क्या है, शुरू में छोटे होते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बढ़ना शुरू करते हैं। अर्थात जैसा होना चाहिए उससे थोड़ा सा अलग गुण शो करते हैं। इसको अनियमित बोल सकते हैं या इरेगुलर ट्रेंड दिखाते हैं। ये देखिए, इसी चीज़ को लिखा हूँ, अनियमित परिवर्तन, अर्थात कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे। वैसी अलग अलग इनके प्रॉपर्टीज कई प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब यहाँ पे देखिए, लगभग समान ऊर्जा का अर्थ क्या है, लगभग समान का अर्थ है कि आप ऐसा समझिए, जैसे दो पड़ोसी हैं, एक ये हम हैं और ये हमारा क्या है, पड़ोसी है। ये मान लो मेरा घर का छत है और ये हमारा क्या है, ये पड़ोसी के घर का छत। अब देखिए दोनों में अंतर कितना है, नहीं के बराबर। तो होता क्या है, जब हमारा घर और पड़ोसी घर के छत आपस में थोड़े से गैप के बाद जुड़े होते हैं, मतलब मान लो ऐसा दो छत है और बीच में थोड़ा सा गैप है, तो हमारा मन मान लो कभी चल गया इधर जाने का और इसका मान लो पड़ोसी का मन कर गया हमारे घर आने का, अर्थात छत में जाने का। तो उसी तरीके से मतलब जैसे इस छत से ए से बी में जा सकते हैं, उसी तरीके से बी में से ए में आ सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, कभी यहाँ से वहाँ कूद सकते हैं, अर्थात डी से एस में जा सकते हैं, कभी एस से डी में आ सकते हैं। इस कारण इनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर मानी जाती है, और ये होता है इसका अर्थ। इसको नोट करिए, फिर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि संक्रमण तत्व इन अलग जो N-1 और NS जो ऑर्बिटल होते हैं उनके भाग लेने के कारण अलग गुण कैसे शो करते हैं।